जैवमंडल और भूदृश्य। पृथ्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन विद्यमान है, क्योंकि वह तत्व जो जीवन के लिए जरूरी हैं पृथ्वी पर मौजूद हैं, जैसे हवा, पानी, स्थल आदि। पहले पृथ्वी चट्टानी पिंड थी जिस पर जल और गैस विद्यमान थी। पृथ्वी पर तीन मंडल, पृथ्वी का ठोस भाग स्थल मंडल, जल भाग जलमंडल और धरातल से ऊपर का भाग वायुमंडल है। पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीव पानी में विकसित हुआ और धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन है उसे जैवमंडल कहते हैं। इसमें सूक्ष्म से विशालकाय जीव, विविध वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य शामिल हैं। जब तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जैवमंडल की रचना होती है। हमारी पृथ्वी के विशाल भूभाग के कुछ हिस्सों को छोड़कर शेष पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के जैवमंडल को तीन बातें खास बनाती हैं। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है, पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल है, पृथ्वी पर तरल गैस और ठोस पदार्थ के तीनों स्वरूप का एक अच्छा तालमेल है। जैवमंडल में पाए जाने वाले जीवों को दो भागों में बांट सकते हैं। वनस्पति जगत, जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और घास शामिल हैं। जीव जगत, जिसमें मनुष्य सहित स्थल, जल एवं वायु में रहने वाले सभी जीव शामिल हैं। पृथ्वी पर निर्जीव अर्थात अजैविक के बीच अनेक जीव पनप रहे हैं, जिन्हें सजीव या जैविक कहते हैं। इन जैविक एवं अजैविक चीज़ों ने हमें चारों ओर से घेर रखा है। यही हमारे पर्यावरण के अंश हैं। जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जीवों और पर्यावरण की संबंधों की जटिल व्यवस्था बन जाती है। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को ही परितंत्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक विशाल परितंत्र है। जीवों को जीने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा जीव को एक दूसरे पर निर्भर होकर और पर्यावरण से प्राप्त होती है। एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, जिससे ऊर्जा लेकर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक एक खाद्य श्रृंखला के रूप में ट्रांसफर होती जाती है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि उबड़ खाबड़ पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जलवायु में परिवर्तन होता है। सभी भौगोलिक परिस्थितियां, चाहे उच्चावच हो या जलवायु हो, पर्यावरणीय विभिन्नताएं व्यक्त करती है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण पृथ्वी पर असंख्य जीवों का विकास हुआ। पर्यावरण में पशु पक्षी व वनस्पति पाई जाती है। सभी जीव अपने पर्यावरण के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। जीव पर्यावरण को और पर्यावरण जीवों को प्रभावित करता है। मानव ने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की है और यह छेड़छाड़ सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। प्रत्येक जीव महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका संरक्षण आवश्यक है। परितंत्र का संतुलन। मानव आर्थिक विकास और स्वार्थ के नाम पर परतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके दुष्प्रभाव के कारण पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। अतः परितंत्र का संतुलन जरूरी है। इसलिए मानव को परितंत्र के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और विकास की ओर बढ़ना चाहिए। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पर्वत, ऐसे स्थान जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से 600 मीटर से अधिक ऊंचे, सैकड़ों किलोमीटर लंबे, नीचे से चौड़े, ऊपर से संकरे नुकीले होते हैं, उन्हें पर्वत कहते हैं। नुकीला भाग पर्वत की चोटी कहलाता है। सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर है। जब पर्वत एक रेखा के क्रम में होते हैं तो इसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। समुद्र के नीचे भी पर्वत हैं। पर्वतों की जलवायु आसपास के क्षेत्रों से ठंडी होती है। कुछ पर्वतों का निर्माण दो भूखंडों के आमने सामने खिसकने से होता है, उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। कुछ पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी
लावा एवं भ्रंश पड़ने से होता है। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची चोटी पृथ्वी पर है। फर्क इतना है कि वह समुद्र की तली पर स्थित है। प्रशांत महासागर में मानकी पर्वत समुद्र की तली से 10,205 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ है क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता रहता है। पर्वत वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। पर्वतों की जिस तरफ से बादल वर्षा करते हैं उसे पवन मुखी भाग कहते हैं, क्योंकि उनका मुख पवन के सामने होता है। वहीं दूसरी तरफ के भाग को पवन विमुखी भाग कहते हैं। यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल के कारण कृषि कम होती है, लोग कम रहते हैं। यहाँ अधिकांश लोग पशु पालते हैं। हिमालय में गद्दी, बकरवाल एवं भोटिया जनजातियाँ रहती हैं जो वहाँ मौसमी प्रवास करती हैं। गर्मियों में अपने पशुओं के साथ ऊंचे चारागाहों में चली जाती हैं। जब ठंड बढ़ती है तब यह जातियां घाटियों की तरफ पलायन करती हैं। यह पर्वत प्राकृतिक वन्य जीवों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। पठार कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे एवं चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं पठार कहलाते हैं। इनका उपयोग चारागाह के रूप में किया जाता है। जहाँ संभव हो वहाँ निचले स्थानों पर कृषि भी की जाती है। भारत में दक्कन एवं छोटा नागपुर पठार इसके उदाहरण हैं। पठार सैकड़ों मीटर से हजारों मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। पठारों में खनिज के भंडार अधिक होते हैं। पठारों का निर्माण एक विस्तृत भूभाग के किसी कारण ऊपर उठ जाने से होता है। कुछ पठार ज्वालामुखी लावा से भी निर्मित होते हैं। मैदान समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। औसत समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है। पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग के लगभग आधे भाग पर मैदान पाए जाते हैं। मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा ऊबड़ खाबड़ भूमि में निक्षेप या अपरदन होने से होता है। कुछ मैदानों का निर्माण लावा के फैलकर निचले भागों को भर जाने से होता है। यह नदियों द्वारा पोषित होते हैं, इस कारण उपजाऊ होते हैं। कृषि यहाँ अधिक होती है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान इसका उदाहरण है। सपाट भूमि होने के कारण परिवहन आसान हो जाता है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। मैदान दो प्रकार के होते हैं। तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे हैं और आंतरिक मैदान जो मुख्य भूमि पर नदियों द्वारा मिट्टी का निक्षेप करने से बन जाते हैं। नदी बेसिन धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को नदी कहते हैं। नदियों की उत्पत्ति पहाड़ी क्षेत्रों से होती है, जहां से यह मैदानों में आती है और अंत में सागर या झील में जाकर मिल जाती है। कुछ नदियां ऊंचे पर्वतों से निकलती हैं और वर्ष भर बहती हैं। इन नदियों का जल वर्षा से और पर्वत पर जमी बर्फ के पिघलने से मिलता है। इन्हें सदावाहिनी या नित्यवाहिनी नदियां भी कहा जाता है, जैसे गंगा, यमुना आदि नदियां इसके उदाहरण हैं। कुछ नदियां केवल वर्षा ऋतु में बहती हैं, इन्हें मौसमी नदी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी इसका उदाहरण है। नदियों की कई शाखाएं होती हैं जो आसपास के क्षेत्रों से आकर मुख्य नदी में मिल जाती हैं। इन्हें सहायक नदी कहा जाता है। इन सहायक नदियों में बहने वाला जल मुख्य नदी में आकर मिल जाता है। स्थल का वह भाग जहां मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलती हैं वह नदी का बेसिन कहलाता है। जैसे भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली गंगा नदी में उसकी कई सहायक नदियां जैसे यमुना, चंबल, सोन आदि बहकर आती हैं, वह समस्त स्थान जहां से गंगा में पानी बहकर आता है गंगा के बेसिन कहलाते हैं। समुद्र और तटीय मैदान। समुद्र जल खारा है। छोटे छोटे सागर से मिलकर महासागर बनते हैं। पृथ्वी पर 4 महासागर हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद व आर्कटिक महासागर। इन सागरों एवं महासागरों में जीवन है। इसमें अनगिनत जीव पाए जाते हैं। जल के नीचे महासागरों में भी धरातल की तरह कई स्थल रूप पाए जाते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, खाइयां आदि।
यह हमारे लिए भोजन एवं खनिजों के भी साधन है। इन सागरों का उपयोग परिवहन के सस्ते साधन के रूप में होता है। समुद्र के किनारे पर स्थित स्थल को तट कहते हैं और तटों पर लोग मनोरंजन के लिए आते हैं। तट के किनारे रहने वाले लोग मछली पालन करते हैं। वहीं तट से थोड़ा दूरी पर कृषि भी होती है। इस प्रकार के मैदान समुद्र के किनारे लहरों द्वारा अपरदन से बनते हैं। कुछ स्थानों पर महाद्वीपीय भागों में भ्रंश पड़ने के बाद स्थल भागों के नीचे धंस जाने के कारण होता है। नदियों द्वारा डेल्टा के निर्माण स्थल पर भी मैदान का निर्माण होता है। समुद्र के नीचे से उत्थान होने से भी इनका निर्माण संभव है। एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। यह महाद्वीपों से छोटा होता है तथा नदी, तालाब या महासागर में कहीं भी स्थित हो सकता है, जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि। असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी, लावा, प्रवाल, उत्थान आदि द्वारा होता है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई द्वीप लावा द्वारा निर्मित हैं, तो वहीं लक्षद्वीप प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीपों का एक उदाहरण है। वह स्थान जो तीन तरफ पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। दक्षिण भारत भी एक प्रायद्वीप है।